Hey guys, my name is Rishabh and today we are going to start chapter 10. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर 10 से पहले के जो चैप्टर्स थे वो हमारे पार्ट 1 में आते हैं और चैप्टर 10 से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप चैप्टर 9 तक के कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से रीड करें, उनके क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर के एंड में दे रखे हैं वो अटैम्प्ट करें। उनके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो पहले वो क्लियर करें, क्योंकि चैप्टर 10 से लेके जो भी चीज़ें हमारी होंगी इसके बाद हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन यहीं तक था, वो चैप्टर 9 तक का ही। इसके आगे हमें कुछ नया नोटेशन जानने को नहीं मिलेगा। हमने जो चैप्टर 9 तक की चीज़ें पढ़ी है उन्हीं को हम चैप्टर 10 से लेके 14 तक में अप्लाई करेंगे। जो हमारा CM1 में CT1 वाला पार्ट है वो 14 चैप्टर पे हमारा एंड होता है। और ये जो हमने चैप्टर्स पढ़े अभी तक के चैप्टर 9 तक के, उनमें से एग्ज़ाम में बहुत कम चीज़ें कई बार पूछी जाती है। अगर वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ से आपके फ्रेम हो सकते हैं 2 या 4 मार्क्स के, जिनमें आपसे वो डायरेक्टली कुछ कैलकुलेट करवा सकता है या कुछ डिराइव करवा सकता है। मेन जो हमारा कंटेंट है जहाँ से क्वेश्चन हमारे जनरली फ्रेम होते हैं वो ये वाला कंटेंट है चैप्टर 10 से लेकर 14 तक का। तो अब तक का जो कंटेंट आपने पढ़ा वो सिर्फ इसलिए पढ़ा था कि आप चैप्टर 10 से लेकर 14 तक की चीज़ें पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में बहुत सारा यूज़ करेंगे हम उन चीज़ों का। और आप चाहें तो पास्ट ईयर पेपर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं CT1 वाले पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 10। इक्वेशंस ऑफ वैल्यू। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और आप मेरे को उनका आंसर कीजिए। मैं आपको 2 सिनेरियोज दूंगा और दोनों ही सिनेरियो में आपको मुझे इंटरेस्ट रेट आई कैलकुलेट करके बताना है। सो फर्स्ट सिनेरियो हमारा है कि इसमें एट टाइम 0 आई एम इन्वेस्टिंग नथिंग, यानी कि मैंने इन्वेस्ट किया ₹0, और टाइम 1 पे आई एम गेटिंग ₹100 ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लो। सेकेंड केस में हमारा क्या है, सेकेंड केस में मैंने टाइम 0 पे ₹100 इन्वेस्ट करे। नेगेटिव साइन इंप्लाई करता है कि ये आउटवर्ड पेमेंट है मेरी तरफ से, यानी कि मैंने ये पे करा अमाउंट, एंड टाइम 1 पे आई गॉट नथिंग। आपको मुझे बताना है कि दोनों केस में हाउ मच इंटरेस्ट आई एम अर्निंग। सो लेट्स सी। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा, तो जब हम इंटरेस्ट रेट निकालने जाएंगे, हमारी इंटरेस्ट रेट आई क्या होती है, इंटरेस्ट रेट होती है हमारी कि हमने टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना रुपीज़ अर्न करा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है टाइम 1 पे हमारा कैश फ्लो है वो ₹100 का है, लेकिन ये ₹100 हमने कितने इन्वेस्टमेंट पे कमाया, ये हमने ₹0 पे कमाया। और क्योंकि ये 1 ईयर के लिए है तो हम इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने ₹0 इन्वेस्ट किए थे तो विल गेट इन्फिनिट अमाउंट। अभी इन्फिनिट जो सिंबल है हमारा, इन्फिनिटी निकल के आया I=, ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझते हैं। जब हम कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, इस वाले अमाउंट पे हम कैलकुलेट करते हैं हमने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो हम अगेन ऐड करके हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालते हैं। लेकिन अगर आप ₹0 इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर भी आपको रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आपने इन्फिनिट अमाउंट कमा लिया। वाई? क्योंकि आप 0% को किसी भी इंटरेस्ट रेट से निकालोगे तो इंटरेस्ट तो आपको 0 ही आना है ना, लेकिन फिर भी आप अर्न कर रहे हो। सो इन थ्योरी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अर्न एन इन्वेस्टमेंट इफ़ यू इन्वेस्ट नथिंग। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि देयर हैज़ टू बी वन नेगेटिव कैश फ्लो इन ऑर्डर फॉर मी टू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट रेट और रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब तक मैंने कुछ नेगेटिव कैश फ्लो नहीं करूँगा, जब तक मैं कोई अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तब तक मेरा जो रेट है वो इन्फिनिट आने वाला है। तो यहाँ पे सीखने वाली ये बात है कि देयर हैज़ टू बी वन एटलीस्ट वन नेगेटिव कैश फ्लो, चाहे वो कितना भी छोटा हो। तो लेट्स से मैंने टाइम 1 पे ₹1 इन्वेस्ट करे एंड एट टाइम 1 आई एम गेटिंग ₹1000। तो अगर मैं मेरा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करूँगा तो मेरा इंटरेस्ट रेट आएगा 1000। ये जो मैंने 1000 एक्यूमुलेट करा ये मेरा ₹1 के इन्वेस्टमेंट पे था फॉर 1 ईयर। तो मेरी जो इंटरेस्ट रेट निकल के आई वो आई 999, यानी कि आई एम अर्निंग 999 एज इंटरेस्ट ऑन एवरी ₹1 इन्वेस्टेड। यानी कि मेरी रेट कितनी हो गई, ये मेरी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट निकल के आ गई।
सो अगर मेरे को कोई फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, लेट्स से 1000 रुपीज़ मेरा फिक्स्ड अमाउंट है टाइम 1 पे, तो मैं जितना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा टाइम 0 पे उतना ज़्यादा मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगी। वाई? लेट्स से मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट किए होते, मेरा आउट जो मेरे को इन्वर्ट मिलने वाला है 1000 रुपीज़, वो तो फिक्स है मेरा टाइम 1 पे। तो अगर मैंने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो मेरी इंटरेस्ट रेट निकल के आती यानी कि 100%। इसका मतलब अगर मेरा इनकम फिक्स है और मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है कि अब मेरे को वही 1000 रुपीज़ कमाने के लिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा रिटर्न कम हो गया। तो एक चीज़ और अपन ने देखी कि जो हमारी इंटरेस्ट रेट है दैट कैन गो अप टू इन्फिनिटी फ्रॉम ज़ीरो। और ज़ीरो इंटरेस्ट रेट कब होती है? ज़ीरो इंटरेस्ट रेट होती है अगर आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा आपको कुछ टाइम बाद उतना अमाउंट मिल रहा है। लेट्स से आपने 0 पे इन्वेस्ट किया 100 रुपीज़ एंड यू आर गेटिंग ओनली 100 एट टाइम 1, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट करा उतना ही आपको मिला रिटर्न। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे रिटर्न तो क्या आएगा? 100/100 - 1 दैट इज 0। सो हमने एक चीज़ देखी कि अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिटर्न कैलकुलेट करना है तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन नेगेटिव कैश फ्लो। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या था हमारे पास? हमने टाइम 0 पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और टाइम 1 पे वी गॉट नथिंग। इस केस में जब आप इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो आपकी इंटरेस्ट रेट कितनी आएगी? अब क्योंकि मेरे को कुछ नहीं मिला टाइम 1 पे, तो मेरा जो क्यूमुलेटेड अमाउंट है वो हो गया 0 और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 100, सो आई गेट -1 और -100%। इस -100% का मतलब क्या है कि जितना भी अमाउंट आपने टाइम 0 पे इन्वेस्ट किया था वो पूरा का पूरा आपका वेस्ट हो गया टाइम 1 पे, यानी कि यू अर्न नथिंग। इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं अपन। लेट्स से आपने टाइम 0 पे एक कंपनी का स्टॉक परचेज किया, लेट्स से उसकी प्राइस थी 1000 रुपीज़। आपने एक शेयर परचेज किया 1000 रुपीज़ का टाइम 0 पे। अब टाइम 1 पे क्या हुआ? टाइम 1 पे कंपनी डूब गई तो उसकी शेयर प्राइस हो गई 0। तो मतलब आपका जो नुकसान हुआ कितने का हुआ? 1000 रुपीज़ का। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट जो आपने कमाया इस पर हो गया आपका -100%, यानी कि जितना भी आपका पैसा था सारा डूब गया। एक और चीज़ जो फाइनेंस में आपको देखने को मिलेगी, अगर आपने ओनली एक बार इन्वेस्टमेंट किया है, ये जैसे कि इस वाले केस में आपने जो -1000 इन्वेस्ट किया वो टाइम 0 पे किया, अगर आपका एक नेगेटिव कैश फ्लो है ओनली, तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी -100% से नीचे नहीं आ सकती, यानी कि आपकी नेगेटिव रेट कभी भी इस तरीके से नहीं मिलेगी आपको -105%। ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लेट से आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने इस कंपनी में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप 1000 रुपीज़ यूज़ कर सकते हो। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपने 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे आपको लेट से 1050 का नुकसान हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्ट 1000 किए थे। ऐसा तब होगा कि आपने यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो 1000 रुपीज़ का करा, फिर यहाँ पे एक कैश फ्लो और आ गया लेट से 100 रुपीज़ का नेगेटिव, और यहाँ आपको कुछ नहीं मिला। इस केस में क्या हो रहा है? आपके दो नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे हैं, यानी कि दो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करें। इस केस में हो सकता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट -100 से भी नीचे आ जाए। बाकी जनरल केस में अगर आपका ओनली वन कैश फ्लो है तो ऐसा नहीं होगा। इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं इस चीज़ को आप। हमारा जो 1 + i होता है वो होता है e⁻∆, यानी कि हमारा जो i होता है वो होता है e⁻∆ -1। अब ये e⁻∆ है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारा होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x का जो ग्राफ होता है वो कभी x एक्सिस से नीचे नहीं आता। इसका मतलब वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आता फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डेल्टा की वैल्यू हमारी कुछ भी हो, इस e⁻x की वैल्यू कभी 0 से नीचे नहीं आएगी। तो लेट से हम बिल्कुल लीस्ट पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती है आई की वो निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्या आएगी हमारी? देखो 1 तो हमारा कांस्टेंट है -1, तो उस पर तुम कुछ कर नहीं सकते। हम डेल्टा की ऐसी वैल्यू चूज करते हैं कि e⁻∆ बिल्कुल लीस्ट आ जाए, तो वो हमको बताया कि 0 पॉसिबल है लीस्ट, और वो कहाँ पे होती है? -∞ पे। ये इस तरीके से ग्राफ होता है e⁻x का। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया कि i इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। तो इसको मैथमेटिकली भी इस चीज़ को आप देख सकते थे। नेक्स्ट हमने यहाँ से एक चीज़ देखी
कि जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक नेगेटिव कैश फ्लो होना ज़रूरी था, सेम उसी तरीके से अगर आप कुछ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम लेट्स से 0 पे, तो देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट वन पॉजिटिव कैश फ्लो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। क्यों? अगर आपका कोई पॉजिटिव कैश फ्लो है ही नहीं, इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई? नेगेटिव 100%। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी था इस चैप्टर के लिए। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप इस चैप्टर का, और बल्कि CM1 का, क्योंकि ये टॉपिक आपके चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 14 तक बिल्कुल रेगुलरली काम आने वाला है, और इसको हम अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के यूज़ करते रहेंगे। और चाहे आप आगे एक्चुअल वर्ल्ड में काम करें या ना करें, चाहे आप किसी तरह का बिजनेस रन करें या आप किसी भी जगह काम करें, ये कॉन्सेप्ट आपके थ्रू आउट लाइफ काम आने वाले हैं। क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन होगा हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न आई एम अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न की हमने कितना कमाया। कैसे? हमको कुछ कैश फ्लोज गिवन होंगे, कुछ कैश फ्लोज हमारे पॉजिटिव होंगे, कुछ कैश फ्लोज नेगेटिव होंगे। जनरली क्या होता है, जनरली हमारा टाइम 0 पे एक नेगेटिव कैश फ्लो होता है, यानी कि हम इन्वेस्ट करते हैं टाइम 0 पे कुछ नेगेटिव अमाउंट, और आगे एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लोज होती है। तो अगर इस तरीके की हमारी सेटिंग है और हमको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वी आर अर्निंग ऑन दिस सेटिंग, तो ये हमारा टास्क रहेगा इस चैप्टर का। उससे पहले को हम कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंटरेस्ट रेट्स को लेके, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर लेट्स से आप टाइम 0 पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं एंड सपोज यू आर गेटिंग 115 ऑन टाइम 1, तो हम बोलते थे कि वी हैव अर्न 15% इंटरेस्ट इन 1 ईयर। ठीक है। हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर मैं इस 115 अमाउंट को टाइम 0 पे अगर डिस्काउंट बैक करके लाऊंगा, तो जो मेरी वैल्यू होती थी वो ये किसके बराबर होगा? 100 रुपीज़ के, अगर मैं इसको डिस्काउंट करके लाऊंगा टाइम 0 पे। सो लेट्स से आपको ये गिवन है कि आपने टाइम 0 पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे एंड यू वांट टू कैलकुलेट कि आपने कितना परसेंटेज अमाउंट कमाया, एंड आपको ये पता है कि आपको टाइम 1 पे 115 मिल रहा है। ऑल्दो वी नो कि 15% आने वाला है, बट लेट्स से कि आपको नहीं पता, तो कैसे कैलकुलेट करते थे हम? तो हम क्या करते थे, हमको ये चीज़ पता है कि ये जो 115 अमाउंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होने वाली है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 115 इंटू वी। ठीक है। और हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होने वाली टाइम 0 पे? 100 के इक्वल। हम क्या करते थे, हम वैल्यू कैसे निकालते थे आई की? हम आई की वैल्यू निकालते थे ऐसे 115 अपॉन 100 माइनस 1। ये क्यों करते थे हम? क्योंकि हमने पहले कहीं ना कहीं ये किया था, हम इस वैल्यू को इक्वेट करते थे 100 के, क्योंकि ये अमाउंट जो है ये डिस्काउंट बैक होकर 0 पे आने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 100। इसको कहने का दूसरा तरीका ये है कि ये जो 115 जनरेट हुआ है, ये जनरेट तो इसी 100 से हुआ है ना, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया था एक्चुअल में अमाउंट वो तो 100 था। इस 100 को जो आपने रखा अपने पास, इन्वेस्ट करा किस अकाउंट में, तो वो 115 हो गया। ओके। तो यहाँ से हम लिखते थे v इक्वल टू 115, सॉरी v इक्वल टू 100 अपॉन 115 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 1। इसको आप इन्वर्ट करते तो आपको बताता था 115 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस आई, और माइनस 1 से आपका आई निकल जाता था। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये रहने वाला है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक पेमेंट गिवन नहीं है, हमको गिवन है लेट्स से हमारा ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने टाइम 0 पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करा और उसके बदले में लेट्स से मेरे को टाइम 5 पे 60 रुपीज़ का पेमेंट मिला और टाइम 10 पे भी 60 रुपीज़ का पेमेंट मिला। तो ये मेरी कोई स्कीम थी जिसमें मैंने इन्वेस्ट करा। उस स्कीम में क्या था, मेरे को टाइम 0 पे 100 रुपीज़ देने थे, यानी कि मेरे को टाइम 0 पे, यानी कि अभी मैं 100 रुपीज़ पे करूँगा, मेरे को 5 साल बाद 60 मिलेंगे, 10 साल बाद 60 मिलेंगे। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि अगर इस तरीके की मेरी कोई स्कीम में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना % का फ़ायदा हुआ, यानी कि मैंने कितना % इंटरेस्ट कमाया। तो मैं क्या करूँगा, अगेन ऊपर वाले केस में क्या था, हमारे पास ओनली 1 कैश फ्लो था, इसको हम टाइम 0 पे लेके गए और हमने इसको इक्वल कर दिया। यहाँ पे 2 कैश फ्लो हैं तो कुछ डिफरेंट होने वाली चीज़,
नहीं होने वाली। हम इन दिनों को लेके आएंगे टाइम 0 पे और उसको इक्वल कर देंगे 100 के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो दो 60 रुपीज़ के अमाउंट जनरेट हो रहे हैं ये किस कारण से हो रहे हैं? क्योंकि हमने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था टाइम 0 पे। ठीक है, तो अगर इन 60 की अगर हम प्रेजेंट इसको हम डिस्काउंट पे करके टाइम 0 पे लाएंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 100। 100 तो ऑलरेडी टाइम 0 पे है ही, उसको 0 पे लाने की जरूरत है नहीं, तो 100 इक्वल टू, इसका ध्यान रखना कभी नेगेटिव साइन अपन यूज़ नहीं लिखते कैलकुलेशन में, ये सिर्फ ओनली डिस्प्ले के लिए रहता है यहाँ पे, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा पॉजिटिव कैश फ्लो है, कौन सा नेगेटिव। कैलकुलेशन में कभी काम नहीं आता इस तरीके से डायरेक्टली। तो 100 इक्वल टू 60V प्लस 60V10, ये जो इक्वेशन निकल के है हमारी, ये इक्वेशन कहलाती है हमारी इक्वेशन ऑफ वैल्यू। इक्वेशन ऑफ वैल्यू की जो जनरल डेफिनेशन होती है वो होती है, इक्वेशन ऑफ वैल्यू मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटगो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटगो इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी तो हमने यही किया है, हमने क्या करा, 100 हमारी थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटगो। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही आउटगो था, वो भी टाइम 0 पे था ऑलरेडी, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये 100 हमारी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है हमारे आउटगोज की एट टाइम 0। और ये जो दोनों पेमेंट्स हैं हमारे, ये दोनों पेमेंट, ये क्या है हमारे, ये भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू है इन दोनों कैश फ्लोज की टाइम 0 पे। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इस इक्वेशन से जो हमारा आई निकल के आएगा, डेट विल बी आवर इंटरेस्ट रेट। अब इस रेट से, इस इक्वेशन से जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, और जो हमारा आई निकल के आएगा उस आई को बोलते हैं यील्ड। अगर हमारा सोल्यूशन यूनिक आ रहा है, अभी हम और डिटेल में बात करेंगे कि यूनिक सोल्यूशन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, लेकिन एक बार के लिए आप मान लीजिए अगर आपका सोल्यूशन यूनिक आता है तो उसे हम बोलते हैं यील्ड। यील्ड के और भी नाम है, यील्ड को हम बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसको हम मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, MWRR, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बात, ये एक्चुअल में सेम ही है तीनों चीज़ें, इनके नाम अलग अलग है। सो अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट रेट आई व्हेन वी आर गिवन दिस टाइप ऑफ सेटिंग। तो लेट्स से हमारा 100 इक्वल टू 60V5 प्लस 60V10, यहाँ तक हमने निकाला, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको समझ में आ गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारा जो एक्चुअल मोटिव है वो है कि हमको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि जो हमारा V5 होता है वो होता है 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 5 प्लस 60 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 10। अब मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन में जो मेरा अननोन है, ओनली अननोन है, वो क्या है, आई। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वेशन मेरी जो है ये पावर 5 और पावर 10 की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को एक चीज़ दिख रही है यहाँ से, मैं 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 5 को लेट से एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरी किस तरीके से चेंज हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी 100 इक्वल टू 60x प्लस 60x²। अब ये मेरी एक जनरल क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई जिसको मैं सॉल्व करना जानता हूँ। मैं पूरी क्वेश्चन को एक बार रीअरेंज करके लिख देता हूँ, और मैं इस पूरी क्वेश्चन को 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो आपकी टर्म्स कुछ इस तरीके से आएंगी, x² प्लस x माइनस 1.667 इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पूरी क्वेश्चन को 60 से डिवाइड किया और टर्म्स को रीअरेंज करा। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आपके जनरल फार्मूला से, आपका फार्मूला क्या होता है टू गेट द सोल्यूशन ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमारा फार्मूला होता है ओके। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको रूट्स निकालना है, रूट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सॉल्व कर दे। ठीक है, तो वो हमारी फॉर्मूले से आती है। यहाँ पे हमको गिवन है हमारा जो b है वो है -1 प्लस -1 माइनस 4, a है हमारा 1 तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, c है हमारा -1.66, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1.667/2।
सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू आएंगी 0.8844 और दूसरी वैल्यू आएगी -1.88। ये हमारी एक्स की वैल्यू से ध्यान रखना। एक्स हमारा क्या था, अब यहाँ से दो केस बनेंगे हमारे। एक्स था हमारा 1 + i⁻⁻5 = 0.8844 और जो दूसरा हमारा आएगा वो आएगा 1 + i⁻⁻5 = -1.88। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इक्वल टू 0.8844 टू द पावर -1/5। इसको कैलकुलेट में आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.02487। तो यहाँ से हमारा निकल के आया i = 2.49%। और जब आप इस वाले को सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ देखो ये है कि जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 + i = अभी माइनस को क्या है, लोग जनरली अलग निकाल देते हैं और ओनली ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी यहाँ पे लिखना। क्यों? क्योंकि -5 इंक्लूडेड इसके अंदर। ये करेक्ट फॉर्म होगा लिखने का। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि देखो अंदर आपका माइनस है और आप पावर में समथिंग कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये कैलकुलेट करना है तो ये एक्चुअल में इसका रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2 आयोटा। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं आपको बोलूँ -8 का आपको निकालना है क्यूब रूट, तो वो आप डायरेक्टली निकाल दोगे -2। तो एक चीज़ हमने देखी है, अगर माइनस साइन है और साथ में कोई नंबर है और आप उसकी पावर में कुछ टर्म कर रहे हो जो कि ऑड है, तो अगर आप ऑड नंबर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इवन कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो आयोटा में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1/5 है, ऑड नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा एंड विल गेट -0.88139 -1, यानी कि i = -1.8815। और मैंने आपको बताया था कि i कैन नेवर बी लेस देन 1, तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा हो गया डिस्कार्ड। हमने भी देखा था कि i = -1 से नीचे कभी नहीं आ सकता कि वैल्यू इसकी, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया और हमारी इंटरेस्ट रेट हो गई 2.49%। तो ये हमारा मेथड था। अगर हमको इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी है, हमको क्या गिवन था, हमको ये वाले कैश फ्लोज गिवन थे और हमने क्या करा, हमने सिंपल जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको यूज़ करा। ये हमने इसकी इक्वेशन ऑफ वैल्यू बनाई, इसको इक्वेशन ऑफ वैल्यू बोलते हैं, और फिर हमने सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाली। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो चैप्टर 14 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। CM1 में CT1 वाला पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में हम इसी कॉन्सेप्ट को अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे अलग अलग तरीके से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम बात कर लेते हैं जनरली। ये तो हमने बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करी, अब हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं, जैसा कि आपकी बुक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपके बुक में बताया कि लेट्स से ये हमारा टाइम है एंड हर टाइम पे कुछ नेगेटिव कैश फ्लो है एंड कुछ पॉजिटिव कैश फ्लो है। लेट्स से ये ऑरेंज वाले जो हमारे कैश फ्लोज हैं ये हमारे नेगेटिव कैश फ्लोज हैं एंड द ग्रीन वंस आर पॉजिटिव। वी वांट टू यूज द इक्वेशन ऑफ वैल्यू टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटगो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। हमारा आउटफ्लो कितना है, ए का, मैंने लिया 80, उसको मैंने भेज दिया 0 पे, और ऐसा मैंने करा फॉर एवरी t = 0 to n इक्वल टू, मैंने क्या करा, मैंने लिया BT, उसको मैंने भेजा 0 पे फॉर ऑल t = 0 to n। या फिर आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो उसको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम। इनकम की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी हमारी इनकम थी ग्रीन में BT VT t = 0 to n माइनस
तो ये हमारी जनरल इक्वेशन निकल के आ गई। इससे जब आप सॉल्व करोगे चीज़ें तो ऊपर जो हमारी इक्वेशन आई थी ना, वो 100 इक्वल टू, वो डायरेक्टली इससे आ जाएगी अगर आप करोगे। आपने क्या किया, आपने सारे नेगेटिव कैश फ्लोज को माइनस कर दिया सारे पॉजिटिव कैश फ्लोज में से, या फिर सारे आउटगोज को आपने लेस कर दिया सारे इनफ्लोज में से। तो ये जो इक्वेशन आपके निकल के आती है, हम क्या करते हैं जनरली इसको ऐसे अलग अलग ना लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या देखो वी टी हमारा कॉमन है, हमारा टाइम सब कुछ कॉमन है, तो हमने सब कुछ कॉमन ले लिया, हमने करा बी टी माइनस ए टी। जनरली क्या होता है, सारे ऐसा नहीं होता कि हर टाइम पे पॉजिटिव हो रहे हैं हर टाइम पे नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ कुछ टाइम पे पॉजिटिव होते हैं कुछ पे नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा आ गया ये, और बी टी माइनस ए टी को हमने लेट से अज्यूम कर लिया सी टी। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन बन के आ गई, इक्वेशन ऑफ वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन होती है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है। एक और चीज़, ये तो हमारे जब किस डिस्क्रीट कैश फ्लो थे तब की बात थी। अगर सपोज करो हमारे कैश फ्लोज अगर पेमेंट जो थे हमारे वो कंटिन्यूस थे, तो इसकी जगह क्या हो जाता, समेशन की जगह इंटीग्रेशन हो जाता 0 to n। जो सी टी हमारा कैश फ्लोज हैं उनकी जगह क्या हो जाता, हमारा रो टी हो जाता जो हमारी पेमेंट स्ट्रीम होती है, और वी टी हमारा क्या हो जाता ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी। तो कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। और यहाँ पे जो हमने ए टी बी टी लिए थे, ये क्या हो जाते हैं हमारे, ये एक फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है, हमारा जो पेमेंट स्ट्रीम थी वो इस तरीके से हो जाती। तो इसमें कुछ नया नहीं है, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट निकालते कैसे हैं। अभी हमने क्या देखा, हमारी इक्वेशन जो बनी वो इस तरीके से बनी। ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, ये आई का फंक्शन है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तुमको नोन है, ओनली अननोन जो है हमारा वो क्या है, आई। तो इसको मैंने लिख दिया एफ आई इक्वल टू इस तरीके से, यानी कि फंक्शन ऑफ आई। ये हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनती है। लेट्स से सी वन 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 1 प्लस सी टू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 2 एंड सो ऑन सी एन 1 प्लस आई टू द पावर माइनस। ऐसा नहीं है कि हर बार आपके एन टर्म्स आती हैं, आपके कैश फ्लोज किसी भी तरीके से हो सकते हैं। आपका कुछ ऐसा अमाउंट हो सकता है कि एक 5 पे, एक 7 पे, एक 10 पे, एक 12 पे, बस ये 4 ही हैं। तो यहाँ पे आपके 4 टर्म्स आएंगी, -5, -7, -10 और -12 वाली। अब प्रॉब्लम क्या आती है, पहले हमने जो केस देखा था उसमें क्या था, देखो यहाँ क्या था, एक टर्म तो एक पेमेंट था 5 टाइम पे, एक था 10 टाइम पे। तो हमारी जो पावर्स में, एक में तो -5 था और एक -10 था, और 2 ही पावर्स थी, और वो भी एक दूसरे की मल्टीपल थी। तो हमने क्या किया, हमने इसको तो x मान लिया, इसको हमने x माना, तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक में बन गई। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा हो हमारे साथ। तो एक जनरल मेथड हम डिराइव करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो हम कैसे निकालें आई की वैल्यू। तो हमने क्या करा, हमने इस वैल्यू को एफ आई मान लिया, एफ आई इक्वल टू समथिंग कुछ आएगा। अब ये जो एफ आई हमारे पास इक्वेशन आई, ये क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, ये कैसा भी पॉलिनॉमियल हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमारे एफ आई के जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ सकते हैं, हमारा यूनिक रूट आ सकता है, हमारे जो रूट्स हैं वो मोर देन 1 आ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो इक्वेशन है उनका रूट एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा भी पॉसिबल है। ये 3 केस पॉसिबल है, हम तीनों केस में देखते हैं ग्राफिकली कैसे पॉसिबल होता है। पहले केस में क्या होता है, ये लेट से आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स पे हम ले रहे हैं हमारा इंटरेस्ट रेट आई, और वाई पे हम ले रहे हैं हमारा वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू। तो ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट हैं, ओनली 1। क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एफ आई है वो किसके इक्वल हो रहा है, 0 के इक्वल। और ये तो हमारी इक्वेशन सॉल्व करता है, हमको किसके रूट्स निकालने थे, हमको इस इक्वेशन के रूट निकालने थे, और ये इक्वेशन क्या है, एफ आई इक्वल टू 0। तो जैसे ये एफ आई की वैल्यू 0 होगी, जिस भी आई पे ये वैल्यू 0 हो रही है उस आई को बोलेंगे, लेट से I1 पे ये 0 हो रही है, तो इस I1 को बोलेंगे हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यही करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर किसी भी तरह की इक्वेशन में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसमें क्या होगा, हमारे पास मोर देन 1 रूट्स आएंगे।
या इसको लिख देते हैं सेवरल रूट्स। इसमें हमारा ग्राफ किस तरीके का होगा, लेट्स से ये हमारा ग्राफ है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस को, एक्सिस में हमारा क्या था इंटरेस्ट रेट आई था, उसने इसको 3 बार कट करा, एक बार इस पॉइंट पे लेट्स से I1 पे, फिर अगेन हेयर एट I2 एंड फिर हेयर एट I3। तो यहाँ पे हमारे 3 सोल्यूशन होंगे हमारी इक्वेशन के। लास्ट केस में क्या हो सकता है, हमारा जो ग्राफ है वो टच ही ना करे एक्स एक्सिस को, ऐसा भी पॉसिबल है। लेट्स से आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या है, नो रूट आपका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रूट। तो ये हमारे 3 केस थे। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की कि आप कैसे निकालते हैं। लेट्स से आपको जो FI वाली इक्वेशन है वो आपको पता लग गया कि वो इक्वेशन आपकी क्या है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक इक्वेशन क्या होती है, मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब है कि जो आपके ग्राफ है वो या तो इंक्रीजिंग है या जो आपका ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है तो ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, ये मोनोटोनिक है, ये मोनोटोनिक है, ये मोनोटोनिक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारा स्लोप है किसी भी पॉइंट पे वो ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ पे कभी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा, यहाँ पे भी क्या है, जो हमारा ग्राफ है वो ऑलवेज नेगेटिव है। तो मोनोटोनिक का मतलब होता है कि जो ग्राफ की पोजीशन है वो कभी साइन चेंज नहीं करता, अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चलता रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव चलता रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ग्राफ पॉजिटिव था स्लोप और यहाँ नेगेटिव हो गया स्लोप, तो यहाँ पे साइन चेंज करा तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक। ये दोनों हमारा कहलाएगा मोनोटोनिक। अब लेट्स से आपको गिवन है कि आपका फंक्शन मोनोटोनिक है। अब अगर फंक्शन मोनोटोनिक होता है तो एक फ़ायदा क्या होता है, लेट्स से इस तरीके का आपको कुछ फंक्शन गिवन है, मैं बिल्कुल सिंपल ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ किसी भी तरीके का हो सकता है। लेट्स से ये हमारा मोनोटोनिक फंक्शन का ग्राफ है, इसे क्लियरली ड्रॉ करते हैं दोबारा। लेट्स से ये आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ है मोनोटोनिक फंक्शन का, ओके। एंड जो आपको वैल्यूज़ हैं, ये जो आपकी, ये आपकी है I और यहाँ जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो है FI। लेट्स से एक पॉइंट है I1 एंड एक पॉइंट है I2। इन दोनों पॉइंट पे आपको है ना ग्राफ की वैल्यूज़ पता है FI की, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये पता है कि इन पे जो वैल्यूज़ आ रही है वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, यानी कि जो F1 वैल्यू आ रही है इसको मैं F1 बोल देता हूँ, और ये जो मेरी वैल्यू आ रही है इसको लेट्स से मैं F2 बोल देता हूँ। F2 मेरी नेगेटिव वैल्यू है, F1 मेरी नेगेटिव वैल्यू है, ये मेरा ओरिजिन है 0। तो अगर आपको ये पता है कि आपका ग्राफ मोनोटोनिक है और आपको ऐसे कोई 2 पॉइंट मिल जाए जहाँ पे एक पॉइंट पे तो वैल्यू आपकी आ रही है पॉजिटिव यानी कि ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट पे आपकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव यानी कि ये वाला पॉइंट, तो आप एक चीज़ डेफिनेटली क्या बोल सकते हो, आप एक चीज़ ये बोल सकते हो कि इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट लाए करेगा I, जहाँ पे आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ऐसा अपन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, मेरे को ये पता है कि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, मेरे को ये पता है कि ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये पक्का पक्का कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सिस को कट करके I2 पे जाएगा, और मेरे को ऑलरेडी पता है I2 पे, तो यानी कि इसके पीछे मेरा एक ना एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि जो हमारा फंक्शन है FI वो कंटिन्यूस होना चाहिए। और चीज़ें और होती है लेकिन हम उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। हमारा जो बेसिक फंडा हमने वो देख लिया कि अगर हमको 2 I मिल जाते हैं ऐसे कि जिसपे एक पे तो पॉजिटिव वैल्यू है, एक पे नेगेटिव है, और हमारा फंक्शन मोनोटोनिक गिवन है, तो हमको बीच में उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में एक I मिलेगा जो कि हमारा सोल्यूशन होगा। और वो I इतना ही नहीं, वो I जो होगा वो यूनिक होगा। यूनिक क्यों होगा, क्योंकि एक बार इसने क्रॉस कर लिया, वो नीचे इस रीजन में आ गया ना ग्राफ, तो इसके बाद कभी भी ग्राफ ऊपर नहीं आ सकता। वो बोले कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ हमेशा गिरेगा क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन है। तो हमको इतना पता लगा कि हमने क्या करा, हमको पता लग गया कि I1 पे हमारी कुछ वैल्यू है F1 और I2 पे हमारी कुछ वैल्यू है
F2। हमारा मोटिव क्या है, हमको निकालना है बीच में एक वैल्यू i जहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो रही है 0। अब इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डील करते हैं इंटरपोलेशन से, लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम क्या थी, लेट्स से ये मेरा पॉइंट है I1, ये मेरा पॉइंट है I2। लेट्स से ये जो मेरी वैल्यू थी, मैं जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहा अभी। लेट्स से ये मेरा F1 था और यहाँ पे I2 पे मेरी कोई वैल्यू है F2। लीनियर इंटरपोलेशन में क्या असम्पशन होती है, लीनियर इंटरपोलेशन एज्यूम करता है कि ये जो दो पॉइंट है ना आपने लिए हैं जिनके बीच में आप इंटरपोलेट करना चाह रहे हो, लीनियर इंटरपोलेशन में क्या करते हैं, हमारा जो मोटिव होता है, हमारा मोटिव होता है इस आई पे वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक असम्पशन होता है वो ये होता है कि जो लाइन होती है इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो लाइन हमेशा लीनियर होती है। लीनियर का मतलब इस तरीके से लाइन जाएगी हमारी, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। लीनियर इंटरपोलेशन बोलता है कि बीच में आपका ग्राफ कैसा भी हो, हम अज्यूम कर लेंगे कि वो ग्राफ लीनियर है इन दो पॉइंट्स के बीच में। और जब एक बार आपने ये अज्यूम कर लिया तो फिर आपका प्रॉब्लम कितना सा रह गया, सिर्फ अब आपका प्रॉब्लम कितना सा है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस वैल्यू पे, इस ग्राफ पे यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है और ये जो वैल्यू आएगी आपकी इस पॉइंट पे, दिस विल बी योर इंटरेस्टेड वैल्यू, जिसको मुँह निकालना था Fi, ये तो निकालना था हमको। तो ये हमारा लीनियर इंटरपोलेशन का बेसिक फंडा होता है। अब निकालते कैसे हैं लीनियर, मैंने आपको बताया कि मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, ये मेरे पॉइंट्स हैं ए बी सी, और जो थर्ड मेरा पॉइंट आएगा, लेट्स से जो मेरा सोल्यूशन होता है उसको मैं नेम कर देता हूँ सी। अब लाइन की एक खास प्रॉपर्टी होती है, लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि थ्रू आउट द लाइन जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर मैं इस लाइन पे स्लोप निकालूं, चाहे मैं इस पॉइंट पे निकालूं, इस पे निकालूं या इस पे निकालूं, जो स्लोप आएगा वो सेम आएगा। तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करके हम वैल्यू निकालेंगे हमारे Fi की, या इससे हम आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम इस तरीके की बन गई, हमको I1 पे F1 पता है, हमको I2 पे F2 पता है, हमको निकालना है I पे F। इसमें उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको F पता हो और I निकालना हो, बात एक ही है। तो कैसे निकालते हैं हम, मैंने भी आपको बताया कि लाइन पे हमेशा स्लोप सेम रहता है। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप निकालूंगा। वो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, हमने 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, उनके बीच का स्लोप आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी और ये बीच में हमारा पॉइंट है सी। पहले हम कंसिडर करेंगे पॉइंट ए और बी। जब ए और बी के बीच में वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, F2 माइनस F1 अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है इनकी, I2 और I1, I2 माइनस I1। ये स्लोप आ गया ए और बीच में, ए और बी के बीच में, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए और सी वाले स्लोप के। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले हमने ए और बी के बीच में स्लोप निकाला, उसको इक्वल करा ए और सी के। आप चाहें तो पहले ए और बी का निकालना है, फिर उसको इक्वेट कर लें बी और सी से, बात एक ही, आंसर सेम आना है। तो जब इसको इक्वल करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा एफ माइनस F1 अपॉन आई माइनस I1। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। हमारा मोटिव है एफ निकालना, सॉरी आई निकालना, या आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, आई और एफ को फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से हमको आई निकालना है, तो आई के लिए क्या करेंगे, पहले मैं इस टर्म को मैं पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देता हूँ, तो मेरा आएगा आई माइनस I1 इक्वल टू एफ माइनस F1 अपॉन I2 माइनस I1।
ठीक है, मैंने इस टर्म को, इस वाली पूरी टर्म को नीचे भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया, और ये मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा I2 माइनस I1। अब मैं इस I को इधर भेज दूंगा तो मेरा आ गया I इक्वल टू I1 प्लस F माइनस F1 अपॉन F2 माइनस F1 इंटू I2 माइनस I1। तो ये मेरा था लीनियर इंटरपोलेशन। इसका एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है बाकी का वो हम कवर करेंगे। उस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि हम जो काम करेंगे वो जनरल एग्जाम्पल पे काम करेंगे। अगर हमको कुछ सीरीज ऑफ पेमेंट्स गिवन है पॉजिटिव कैश फ्लोज की, तो हम कैसे उनकी प्राइस निकालते हैं, कैसे हम बाकी चीज़ें निकालते हैं, कैसे इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। तो यहाँ तक का आप चैप्टर रीड करिए, कल हम बात करेंगे इसके बारे में, कल हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर 2-3, तो चीज़ें और हमको क्लियर होंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।